अब तक की जो सिचुएशन है, दुनिया का रिएक्शन भी आ गया है, रद्द-ए-अमल भी आ गया है, दुनिया की सोच बदली हुई भी नज़र आई है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो इंडियन मीडिया की सोच नहीं बदली। पूरा इंडिया नहीं, सिर्फ मैं बीजेपी को कह रही हूँ, उनकी जो हिंदुत्व, जो उनकी एक सोच और रवैया है वो नहीं बदला। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए कि आप ये कह सकते हैं कि जो जंग का एक ख़तरा है वो टला नहीं अभी तक। जी हाँ, देखिए, जंग का वैसे तो खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है जंग उसी वक्त लगती है जब कोई ऐसे लोग हुकूमत में हों जो अपने दिमाग से आरी हों। आप देखें कि दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो हिटलर की जो हाई हेडेडनेस थी और उसके अंदर 6 से 7 करोड़ लोग लुकमे अजल बने और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब्स गिराए गए। शुरू में लोग आज तक उन असरात से निकल नहीं सके, अभी तक उससे नहीं निकल सके। तो इसलिए अभी ये हिटलर सानी है साउथ एशिया में, तो इसका कोई पता नहीं। वरना ये कोई बात है कि आप वार हिस्टीरिया और जंग की धमकी दे दें कि हम दूर तक जाएंगे, हम अंदर तक जाएंगे। आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में कहा कि चीख के सारी दुनिया पाकिस्तान कह रहा है। हमने मजम्मत की इस बात की। हमारे मजहब के अंदर आप ये देखें कि इस्लामिक तारीख इसकी गवाह है। दिफा के लिए सूरह किताल नाज़िल हुई और इसमें ये भी फिर कहा गया कि एक इंसानियत, एक बंदे का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और ये सच्ची बात है। बेगुनाह लोगों को अगर हम ईमान रखें तो हम तो कहते हैं कि एक बंदे का कत्ल भी है। बिल्कुल, लेकिन जनरल साहब देखें ना, दुनिया भी जानती है, इंडिया भी बखूबी जानता है कि पाकिस्तान भी जो है वो जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी से लेस है। पाकिस्तान के पास भी जदीद इस वक्त टेक्नोलॉजी है। तो इसके बावजूद क्या आप समझते हैं कि अदराक है नहीं इंडिया को, या करना नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे दोनों तरफ से अगर कुछ ऐसा हुआ, जाहिर है इंडिया कुछ करेगा तो पाकिस्तान तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, तो फिर कहीं भी कुछ बचेगा नहीं। क्या इंडिया में ऐसा अदराक नहीं है? देखिए, अदराक नहीं है सिर्फ मोदी को और आरएसएस के हिंदुत्व फिलॉसफी वाले जो लोग डाई हार्ड हैं, जो पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते या वो मुसलमानों के पास जुल्म करते हैं, लेकिन नीचे मिलिट्री लीडरशिप को भी अदराक है। आप देखें, आप उनके एयर चीफ का बयान देखें, बड़े रियलिस्टिक है। वो यही कहते हैं कि हमें अगर राफेल लिए हैं तो हमें 4-5 साल तो इनको चाहिए होते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनको अंडरस्टैंड करना, इनकी ट्रेनिंग करना। अगले 4 सालों में तो 75% इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियन रिटायर हो जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर सेंसर हैं, रेडार्स हैं, नाइट विजन है, कंप्यूटराइज्ड हर चीज है, बीपीआर सिस्टम लगा हुआ है। ये इट इज नॉट ए जोक इन अ बैटलफील्ड एनवायरनमेंट। आप ऊपर उड़ा के देखें, $9 बिलियन आपने खर्च किए 36 जहाजों के ऊपर। तो ये है, तो अदराक नीचे है। इवन दिस टाइम जो सिल्वर लाइनिंग है वो इंडिया की पब्लिक को भी काफी हद तक लोगों को अदराक है, जो अंदर भी कह रहे हैं, और उनके जर्नलिस्ट भी जो बहुत से ऐसे सीरियस लोग हैं वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इंडिया का अपना जो सही बात कर रहे हैं वो उसको तो मंजर से हटाते ही जा रहे हैं ना। सर्विंग जनरल्स को वो ओहदों से हटा रहे हैं। जो सही बात कर रहे हैं उसका यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल्स बंद कर रहे हैं। तो ये बुखलाहट की निशानी है। मुस्लिम लीग नून कितना फख्र महसूस करती है आज, जब 98 में जब धमाके नवाज शरीफ साहब ने किए, तो आज जब ये सिचुएशन है और हर 4-5 साल के बाद मोदी सरकार ने ये ड्रामेबाजी, ये प्रोपेगेंडा करता है, तो कितना फख्र महसूस करती है नून लीग जब नवाज शरीफ साहब ने ये सारा स्टांस लिया? नून लीग का तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग फेदर इन द कैप ऑफ द लीडरशिप नवाज शरीफ साहब। और उस वक्त की डॉक्टर्स जितने थे, डॉक्टर एक्यू खान, और जितनी मिलिट्री लीडरशिप और पूरी नेशन का क्रेडिट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन आप देखें कि साउथ एशिया में न्यूक्लियर की जो दौड़ है वो इंडिया ने शुरू की, उसका हमने तोड़ निकाला। मिसाइल की दौड़ शुरू की, मिसाइल का तोड़ निकाला। अभी राफेल का करा के कि अभी तो घुस बैठ के हम ये कर देंगे, वो PN-15 का उनको डर लग गया। उसके लिए आप ये देखें, तो ये अगर हमारे पास न्यूक्लियर की ना होती और नवाज शरीफ साहब उस अपने दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ये ना कर गुजरते, तो ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये कहता हूँ इंडिया उसी वक्त धमकियां दे रहा था कि हम इनकी फ्रेगमेंटेशन करेंगे,
ये फिर आपको मालदीव, भूटान और श्रीलंका की तरह वो समझना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन कि हमें फख्र है अपने इसके ऊपर कि हमारी न्यूक्लियर और इसके ऊपर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर किसी की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है जिनको हम सैल्यूट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है जनरल साहब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिम्मेदाराना एक हुकूमत होने का एक सबूत दिया है, गैर जानिबदार न्यूट्रल इंक्वायरी की ऑफ़र की है, दहशतगर्दी की मजम्मत की है, क्योंकि हम तो ख़ुद एक अरसे से दहाइयों से विक्टिम हैं, हम तो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम तो ख़ुद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, हम तो ख़ुद अफ़गानिस्तान से कह रहे हैं कि अपनी ज़मीन को रोको, आपकी ज़मीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है। तो बात यह है कि इंडिया के साथ अगर ऐसी सिचुएशन अभी हम डिफ्यूज़ तो करना चाहते हैं, तो बैकडोर चैनल के ऐसी डिप्लोमेसी हो कि सारे सिचुएशन डिफ्यूज़ हो। ये बिल्कुल ठीक बात है ना। देखिए, गुड सेंस मस्ट प्रिवेल। जो दुनिया इस बात की गवाह है कि यूक्रेन रशियन वार में कितनी तबाही हुई और कितने लाखों खा लोग मारे गए, घर तबाह हो गए। गाजा के अंदर आप देखें कि उस जंग में क्या हुआ। तो क्या अभी इस मॉडर्न जंग में यहाँ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, जहाँ सुपरसोनिक नहीं है, हाइपरसोनिक आपके पास मटेरियल है। इसमें जंग की बात करना तो एक पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं है। तबाही मतलब इसमें कोई भी विनर नहीं है, विन विन सिचुएशन नहीं। हाँ। और दैट इज वाई कि अल्लाह का करम है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ना होता अगर इंडिया ऐसे ना करता और वो कश्मीरियों को उनका राइट दे के हमारे साथ अपने मसाइल को दोस्ती की हद तक रखता और हम साउथ एशिया में सार्क के लेवल के ऊपर। आपको इस सारी एक्सरसाइज के पीछे सिर्फ बिहार के एक इलेक्शन का एक मोटिव समझ में आता है या कुछ और भी वजूहात हैं? देखिए, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। यानी इंडिया की जो मोदी है, मैंने इससे पहले भी कहा है, उसकी सियासत और हिंदुत्व की और ये आरएसएस की सियासत इज बेस्ड ऑन एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट। और वहाँ बिकता है, बहुत बिकता है। ये एक स्लोगन होता है जी। और ये गुजरात में भी उसकी कामयाबी का यही बेसिक चीज थी। मुसलमानों को मार के भी वो बहुत बड़ा शहजादा बना, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया। वरना जिस बंदे के हाथ 2000 मुसलमानों, बेगुनाह मुसलमानों के खून से रंगे हुए हों, उसको एक कितने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना कभी जायज बात है। लेकिन ये एंटी पाकिस्तान हेट्रेड और एंटी आपके पास जो माइनॉरिटीज हैं, इवन क्रिश्चियन के मणिपुर में तकरीबन 80 क्रिश्चियन को हिला किया और 300 उनके चर्चेस जलाए। खालिस्तान का आप देख ले, उनके पीछे कनाडा और अमेरिका के अंदर तक गए और पाकिस्तान में भी वो क्लेम कर रहे हैं। कम्युनिटी चाहे वो भारत में है या दुनिया के किसी भी कोने में, वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, और वो वेरी राइटली, वो ये नहीं कि पाकिस्तान से उनकी कोई खास मोहब्बत है, वो जेन्युइन लोग हैं। उनके साथ गोल्डन टेम्पल में उन्होंने क्या किया, खालिस्तान वाले लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें आजादी, वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन में वो एक पूरा रेफरेंडम करा रहे हैं। तो इनको उनके साथ अपने मसाइल को हल करें। उधर असमी है, मणिपुर है, मिजोरम वाले हैं, मॉइस्ट हैं, आपके नक्सलाइट्स हैं, नीचे तामिल्स के साथ है, आप श्रीलंका में भी इन्वॉल्व ये रहे, आप मालदीव के अंदर भी गुश्तबाजी की, कतर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट थी, अमेरिका के अंदर करना चाहे, और पाकिस्तान के अंदर तो थ्रू आउट कुलभूषण यादव जैसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इंडिया किस मुंह से ये वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है? बैठ के बात होनी चाहिए जो पाकिस्तान ने सजेस्ट की है। बैठ के बात कैसे हो? आप देखें ना, ईरान भी सालसी की पेशकश कर रहा है, टर्की भी कर रहा है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने इंडिया भी जाना है। तो यही वो ममालिक हैं जो इंडिया को समझा सकते हैं, बात टेबल पर लाने पर मजबूर कर सकते हैं। ज़ाहिर है जंग मसले का हल नहीं है, टेबल पर बैठना पड़ेगा, बात होगी। तो ये सालिस ही किरदार अदा करेंगे। ईरान क्या रोल प्ले कर सकता है, चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है? देखें, ये सारे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। देखिए, चाइना का भी ऑल्दो हमारे आयरन क्लैड वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके $100 बिलियन की ट्रेड वगैरह की रिलेशनशिप भी इंडिया के साथ है। तो इंडिया को ये समझना चाहिए कि अगर चाइना भी कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं, जब ये तफ्तीश नहीं कर लेते उस वक्त तक आप ना आए